नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube संस्थान ब्रजवासी हिंदी वाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार आज एक बार फिर से आया हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं शब्द पे। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी जो तुम्हारे काल हैं उन पे बात की थी। पहले भूतकाल पढ़ाए थे, फिर वर्तमान काल और भविष्य काल। कल हमारे काल पूरे हो चुके हैं पिछली कक्षाओं में, दोनों दो क्लास हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको एक बार जाके ज़रूर देखें। और उनसे पहले एक विशेषण विशेषी की क्लास है, वो भी डाली है मैंने। और एक जो बहुत बेहतरीन क्लास है जिसका जो टाइटल है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। उसको बहुत पसंद किया है लोगों ने, तो आप भी एक बार जाके ज़रूर देखें उसको। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं शब्द। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? शब्द पहले, शब्द से पहले हमें वर्ड आने चाहिए। क्या आने चाहिए? वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? वर्डों को ही हम अक्षर भी कहते हैं। वर्डों को ही अक्षर कहते हैं। ध्वनियों का समूह है ये। अगर दो या दो से अधिक ध्वनियाँ मिल जाएं तो वर्ड या अक्षर बनती हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियाँ मिलकर क्या बनती हैं? वर्ड बनती हैं या अक्षर बनते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ड और अक्षर में थोड़ा सा अंतर है। वर्ड के अंतर्गत स्वर प्लस व्यंजन दोनों आते हैं। वर्ड के अंतर्गत स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, लेकिन अक्षर के अंतर्गत केवल स्वर आते हैं। अक्षर में केवल स्वर आते हैं और इसमें स्वर, वर्ड में स्वर प्लस व्यंजन दोनों आते हैं। वर्ड में स्वर प्लस व्यंजन दोनों हैं, अक्षर में केवल स्वर है। जैसे शब्द से ही समझ में आता है, अ धनक्षर। आ का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मान है क्षरण। जिन वर्णों का क्षरण नहीं हो सकता उन्हें अक्षर कहते हैं। क्षरण किनका नहीं होता? क्षरण केवल स्वरों का नहीं होता। स्वरों का क्षरण नहीं होता, लेकिन व्यंजनों का क्षरण हो जाता है। व्यंजन में से हम स्वर को निकाल सकते हैं। व्यंजनों में से हम स्वरों को निकाल देते हैं, या स्वरों में व्यंजन को व्यंजनों में स्वरों को हम जोड़ सकते हैं। इसमें स्वर, वर्ड में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, अक्षर में केवल स्वर आते हैं। तो ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक ध्वनियाँ जब मिल जाती हैं तो वर्ड का निर्माण करती हैं। ऐसे ही अब वर्ड क्या है? शब्द। अब शब्द की बात करते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। उन जो वर्ड मिलाए हैं, जो वर्ड रखे हुए हैं, जोड़ के हमने लिखा है, उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो, तभी वो सार्थक शब्द माना जाएगा। हालांकि जिनका अर्थ नहीं निकल रहा तो वो भी शब्द ही हैं, लेकिन वो शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? निरर्थक। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं वैसे, अर्थ के आधार पर कहते हैं तो। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं।
अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। स धन अर्थ और अक प्रत्यय लगा है, वो का प्रत्यय लगा है। स धन अर्थ और का प्रत्यय लगा होता है। सा माने सहित, अर्थ माने अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ निकल रहा है तो सार्थक शब्द, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक और मानते हैं लेकिन उनको काउंट में नहीं गिनते। अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे तो केवल चार ही बताने हैं, लेकिन एक शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं संकर शब्द। इसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। वैसे शब्द चार ही प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन एक और जोड़ लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते। तो संकर शब्द भी होते हैं, बताएंगे क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। ये किसके शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में होने लगा उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो हैं तो संस्कृत के और थोड़े से बदल गए हैं, बदल कर हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत के शब्द और बदलकर किस में प्रयोग होने लगे हैं? हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम संस्कृत के हैं, जैसे कि तैसे आए और हिंदी में कूद पड़े तो संस्कृत। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है अग्नि। अंगुष्ठिका संस्कृत का शब्द है। चतुष्पद या चतुष्पादिका, चतुष्पादिका ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में ही प्रयोग होते हैं तो इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द जैसे अग्नि था, अग्नि से हो गया आग तो तद्भव। अंगुष्ठिका था, हो गया अंगूठी। चतुष्पादिका चौपाई। ये बदल बदल के आ गए हैं, संस्कृत के थे और बदल गए और बदल के आ गए हिंदी में, तो इन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। ये पढ़ाएंगे, विस्तार में पढ़ाएंगे कौन से शब्द तत्सम हैं, कौन से तद्भव हैं, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी केवल परिचय दे रहे हैं हम इनका। देशज शब्द वे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं रहता कि कहाँ से आए हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, और तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द। देश धन ज, देश में जन्मने वाले, देश में जन्मने वाले,
ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का ही पता नहीं है, उत्पत्ति का पता नहीं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है उन्हें कहते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द, ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आ गए हैं, जैसे अरबी से, तुर्की से, जापानी से, फारसी से, संस्कृत से नहीं, संस्कृत के तो तत्सम होते हैं, और तुम्हारे अंग्रेजी के, ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। विदेश धन ज, विदेश में जन्म लेने वाले, तो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्द, जैसे रिक्शा जापानी है, रिक्शा कैसा है? जापानी। औरत फारसी का है। हिंदी शब्द खुद हिंदी का नहीं है, हिंदी फारसी का है। डॉक्टर अंग्रेजी का है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? विदेशज शब्द। देशज में जैसे थरिया, कटोरा, ये शब्द कैसे हैं? ये देशज शब्द हैं। गड़गड़ी, ऐसे शब्द जो देश में ही जन्मे हैं, इनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है, कहाँ से आए हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। थरिया, कटोरिया, गड़ई, लोटा, इनका पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं, लेकिन ये प्रयोग हो रहे हैं और हम इनका अर्थ भी लगा लेते हैं। संकर शब्द, ये थोड़ा अलग से देखेंगे इसको। संकर शब्द ये इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं संकर शब्द? वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बने हैं। संकर बीज सुने होंगे हम लोगों ने, आपने सुने होंगे संकर बीज। संकर बीज वो होते हैं हाइब्रिड। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, यानी कि ऐसे बीज जो दो बीजों को मिलाकर एक बनाया गया है, उसको कहते हैं संकर बीज। संकर बीज, लेकिन संकर शब्द है तो दो भाषाओं के शब्दों से जो एक शब्द बना है उसे कहते हैं संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के हैं, दो भाषाओं से मिलके बने हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, उन्हें हैं संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। रेल तो तुम्हारा अंग्रेजी का है और गाड़ी तुम्हारा हिंदी का है, और दोनों से मिलके बना है, हिंदी और अंग्रेजी से मिलके बना है, इसलिए रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। एक और कहें, टिकट घर, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो टिकट, बस टिकट नहीं टिकट होता है, टिकट घर। टिकट घर, टिकट और घर, इन दो शब्दों से मिलके बना है। टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। तो दो भाषाओं से मिलके बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बने हैं संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे इसके अलावा
अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ये 5 प्रकार के होते हैं। 6 भी होते हैं वैसे, 6 या 5 है, कभी कहीं 6 आता है, कहीं कहीं 5। पहला पर्यायवाची 5 या कहीं कहीं होता है 6। पर्यायवाची विलोम शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी, युग्म शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी, युग्म शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची जानते हैं, एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना। विलोम शब्द भी जानते हैं, किसी का विपरीत लिखना, अर्थ अलग हो। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, जैसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो उसको कहते हैं विधवा। अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। युग्म शब्द, 2 शब्द जुड़े होते हैं, जैसे अले अली, तो उन्हें अले अली, अले माने सखी, अले माने भौरा, अली माने सखी। ऐसे ही समश्रुति भिन्नार्थक, जो सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग हैं, जैसे अंश अंश, अंश अंश, इस अंश का मतलब है कंधा और इस अंश का मतलब है हिस्सा या भाग। ऐसे शब्द हैं जो सुनने में कैसे हैं? एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। तो सम श्रुति, सम माने समान, श्रुति माने सुनने में, भिन्न अर्थ और अर्थ भिन्न हो। युग्म शब्द अले, अली, अले माने भौरा, अली माने सखी। इस वक्त यूपी पुलिस में पूछा गया था ये अले और अली, तो इसमें एक ऑप्शन था अली माने भगवान, तो लोग भगवान लगा रहे थे उसमें। भगवान नहीं है, अली माने सखी होती है। इसके अलावा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योगरूढ़। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते, सार्थक खंड नहीं होते, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे ले ले घर, घर के सार्थक खंड हो सकते हैं? नहीं होते। पानी, पानी के सार्थक खंड हो जाएंगे? नहीं होंगे। सड़क, सड़क के सार्थक खंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं, सार्थक खंड हो जाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम तोड़ सकते हैं विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। और जैसे गणेश, गणेश नहीं, जैसे ले लें हिमालय, हिमधन आलय। अर्थात जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। जिन शब्दों के संधि विच्छेद ना हो, और रूढ़ शब्द, योग रूढ़, इनके भी सार्थक खंड होते हैं और इसके भी सार्थक खंड होते हैं, दोनों के सार्थक खंड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक नोट लगा के लिखेंगे, इसको हटा दें, नोट लगा के लिखेंगे तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण। तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक होते हैं। तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक होते हैं। तत्पुरुष समास के, ध्यान रखना है, ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। देख रहे भी होंगे, ये विद्याधन आलय, विद्या के लिए आलय, तत्पुरुष समास है। हिमधन आलय, हिम का आलय है, हिम माने बर्फ, आलय माने घर। ऐसे ही गौशाला, गौधन शाला, या गौ के लिए शाला, तो वो भी यौगिक शब्द है। अब देखते हैं बहुब्री वो योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड तो होते हैं, सार्थक खंड तो होते हैं, लेकिन सार्थक खंड तो होते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के बाद कोई विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड तो होते हैं, लेकिन उनको जब जोड़ देंगे तो कोई विशेष अर्थ देते हैं। उसमें कोई विशेष अर्थ नहीं था, यौगिक में कोई विशेष अर्थ नहीं था, लेकिन ये विशेष अर्थ देंगे। अब विशेष अर्थ कौन से समास में आता है? बहुब्री समास में। तो लिखेंगे नोट करके, बहुब्री समास के सभी उदाहरण यौगरूढ़ होते हैं। बहुब्री समास के सभी उदाहरण कैसे होते हैं?
यौगरूढ़ होते हैं और तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक होते हैं। जैसे पंचानन, पंचानन, पांच धन आनन, दशानन, लंबोदर, गजबदन, गजवदन, गुड़ाकेश, आदि। तो वे शब्द जो जिनके सार्थक खंड तो होते हैं, लेकिन सार्थक खंड होने के बाद वो जोड़ दें जब उनको, तो तीसरा अर्थ दें, तो उन्हें कहते हैं यौगरूढ़ शब्द। तो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण यौगरूढ़ और तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक होते हैं। अगला, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारे ये हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, ऐसे ही हम संज्ञा में पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो वो भी इसी प्रकार की होगी, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, यौगरूढ़ संज्ञा, वो संज्ञा में पढ़ेंगे। अंतर कुछ नहीं है, सेम यही होगा, लेकिन इसमें शब्द में तो कुछ भी हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कोई भी अव्यय, शब्द में तो सब कुछ आता है ना, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, अव्यय हो, सब शब्द है। लेकिन अब मान लो रूढ़ संज्ञा की बात हो, तो संज्ञा की जब बात होगी या यौगिक संज्ञा की बात होगी, तो उनमें केवल संज्ञा की बात करेंगे, उनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या कोई सा भी अव्यय नहीं आ सकता, ना कोई क्रिया आ सकती। अब जैसे मान लो कहे कि चलिए या चलो, अब ये रूढ़ शब्द है या रूढ़ संज्ञा है? रूढ़ शब्द है, संज्ञा तो है नहीं है। चलो तो क्रिया है, चलना तो क्रिया है, तो ये रूढ़ शब्द में जाएगा, ना कि रूढ़ संज्ञा में। राम रूढ़ शब्द भी है और रूढ़ संज्ञा भी है। तो प्रत्येक शब्द संज्ञा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संज्ञा शब्द होती है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ क्या, अच्छा किसके अर्थ के आधार पर तो देख लिया। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, सॉरी व्युत्पत्ति के आधार पर ही हो गया। अब रह गया बनावट, सॉरी परिवर्तन, परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द, परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द, परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द तीन प्रकार के, वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, दूसरे अविकारी। परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। कौन कौन से? एक विकारी और दूसरे अविकारी। परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी या दूसरे अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
और जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी का ही एक नाम और है अव्यय। अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। तो इन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें तो विकारी, और जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी। अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार ये बदल जाते हैं। अब लिंग वचन कारक से कौन कौन बदलता है? ये 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के और विकारी भी 4 प्रकार के। अब ये देख लें कौन कौन से हैं। ये 4 और ये भी 4। पूछे विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं तो बताना है 2। पूछे परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं तब भी बताना है 2। या इन्हीं को एक और कहते हैं रूपांतर की दृष्टि से, या इन्हीं को रूपांतर भी कह सकते हैं। इसके रूप में अंतर हो जाता है। रूपांतर की दृष्टि से या परिवर्तन की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के ही होते हैं। अगर इनमें कुल शब्द लगा दे, कहे रूपांतर की दृष्टि से शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से रूपांतर या विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर बताना है 8। तो उत्तर कितने बताने हैं? 8। और रूपांतर विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कुल हटा दे तो बताना है 2 और कुल लगा है तो बताना है 8। कौन कौन से हैं? तो विकारी वाले पहले लिख रहे हैं। विकारी 4 होते हैं, पहले लिख रहे हैं। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द, अविकारी भी होते हैं 4। ये कौन कौन से होते हैं? अविकारी को ही हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारीय अव्यय हैं। इनके पीछे अव्यय भी लगा सकते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। सॉरी। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द कुल कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। विकारी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अव्यय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अव्यय का ही दूसरा नाम अविकारी। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम बात करेंगे अगली क्लास में, अब संज्ञा से बात करेंगे। संज्ञा से शुरू करेंगे। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, फिर अव्यय पे आ जाएंगे, फिर क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। इतनी चीज़ें खत्म करने के बाद समझ लेंगे हमारा आधा ग्रामर, हिंदी का आधा व्याकरण इन्हीं से खत्म हो जाता है। आधे व्याकरण में हमारे यही हैं, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगर ये 8 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए तो समझेंगे कि आधा व्याकरण पढ़ लिया हमने। इसके अलावा फिर क्या बचा? संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वर्णमाला, और तुम्हारे इसके अलावा जो क्या होते हैं, यही रह गया। और जो भी है सब पढ़ाएंगे पूरे धीरे धीरे करके। तो क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो भी क्वेरी हैं आपकी वो कमेंट में लिखें और मैं उनका जवाब भी दूंगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें एक बार। चलो, धन्यवाद।